मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट आर्टिकल में हमने क्या पढ़ा? लास्ट आर्टिकल में हमने किसके बारे में पढ़ा था? आपके पास यहाँ एडजॉर्प्शन से रिलेटेड एडजॉर्प्शन और ऑब्जॉर्प्शन में डिफरेंशिएट पढ़ा था। एडजॉर्प्शन में और ऑब्जॉर्प्शन में डिफरेंशिएट पढ़ा था। उसके बाद में जो आपके पास नेक्स्ट आर्टिकल है वो आपके पास फैक्टर्स अफेक्टिंग वेरियस फैक्टर्स लिख लीजिए, वेरियस। ठीक है, क्या होगा आपके पास? वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन, वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? क्या एडजॉर्प्शन इससे बढ़ेगा, इससे घटेगा? ठीक है, इससे रेट इसकी ज्यादा होगी, इससे रेट कम होगी एडजॉर्प्शन की। कौन कौन से फैक्टर हैं ऐसे, आज हम ये करेंगे। तो वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन, और उसमें आपके पास यहाँ पहला है नेचर एंड सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट लिखा है कि एडजॉर्बेंट का नेचर और सरफेस एरिया के ऊपर कैसे चीजें डिपेंड करेंगी। तो हम यहाँ एडजॉर्प्शन में मेनली पढ़ेंगे गैस सॉलिड का, गैस एडजॉर्बेट हो और सॉलिड एडजॉर्बेंट हो। एडजॉर्प्शन किसका पढ़ेंगे? गैस का एडजॉर्प्शन पढ़ेंगे। किसके सरफेस के ऊपर? सॉलिड के सरफेस के ऊपर। उसके लिए फैक्टर्स हम यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या आपके पास यहाँ नेचर एंड सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट, नेचर और सरफेस एरिया। एडजॉर्बेंट का क्या नेचर, क्या सरफेस एरिया? तो सबसे पहले नेचर में सॉलिड है, सारे सॉलिड एडजॉर्प्शन करवाते हैं अपने सरफेस के ऊपर, क्लियर बात है। लेकिन उनमें से अच्छे सॉलिड कौन से होंगे जिनके ऊपर ज्यादा एडजॉर्प्शन होगा? तो सिलिका जेल, चारकोल act as a good adsorbent due to their pore structure, क्या क्या? एक सिलिका जेल और एक चारकोल, ये अच्छे एडजॉर्बेंट होते हैं बाकी से। किसकी वजह से? क्योंकि उनका पोर स्ट्रक्चर होता है। पोर्स मतलब छिद्र। उनके सरफेस के ऊपर क्या होते हैं? छिद्र वगैरह होते हैं, होल वगैरह होते हैं। अब कोई भी गैस उन छिद्र में क्या हो जाएगी? फिल सब भर जाएगी। सरफेस के ऊपर होते हैं वो छिद्र, तो सरफेस के ऊपर वो ज्यादा गैस भर जाएगी क्योंकि छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। अब छिद्र होते हैं तो वो ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, ज्यादा गैस एब्जॉर्ब होगी उसके सरफेस के ऊपर, ये चीज। तो चारकोल और सिलिका जेल अच्छे एडजॉर्बेंट होते हैं। क्यों होते हैं? उनके पोर स्ट्रक्चर की वजह से, एक चीज। दूसरी एक और यहाँ ट्रांजिशन मेटल also act as a good adsorbent। ये भी अच्छे एडजॉर्बेंट होती हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ unpaired d electrons। d ऑर्बिटल होता है इनके पास और d में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उन d इलेक्ट्रॉन की वजह से ये भी क्या होते हैं? अच्छे एडजॉर्बेंट होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स। और ट्रांजिशन मेटल्स स्कैंडियम, टाइटेनियम, इरिडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक मत बोलना, यूटेरियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नेटम। ठीक है, ये रथेनियम, ठीक है, रोडियम, रहीनियम, ये सारे अच्छे एडजॉर्बेंट होते हैं। गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, मरकरी मत बोलना, ये अच्छे एडजॉर्बेंट है। ऑफ्नियम, टालेंटम, टंगस्टन अच्छे एडजॉर्बेंट है। ट्रांजिशन मेटल बोल रहा हूं मैं, ये सारी जो भी बोली मैंने 25-30 जितनी भी, ये ट्रांजिशन मेटल अच्छे एडजॉर्बेंट होते हैं। क्यों?
क्योंकि इनके पास d ऑर्बिटल होता है और d में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, d इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंट है इनके पास, ठीक है, प्रेजेंस है इनके पास, इसलिए अच्छे एडजॉर्बेंट होते हैं। ये होगा इनका नेचर। सो कौन से सॉलिड अच्छे एडजॉर्बेंट हुए? सिलिका जेल, चारकोल और ट्रांजिशन मेटल, ठीक है। अब उसके बाद में आपके पास सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या होगा? लार्जर इज द सरफेस एरिया, ग्रेटर इज द एडजॉर्प्शन। लार्जर is the surface area, is the surface area, greater is the adsorption, उतना ही ज्यादा एडजॉर्प्शन होगा। जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ही ज्यादा एडजॉर्प्शन, ये तो सिंपल सी बात है। जितना ज्यादा सरफेस, जितनी ज्यादा सरफेस के ऊपर जगह होगी उतनी तो ज्यादा गैस एडजॉर्ब होगी सॉलिड के सरफेस के ऊपर। जितना ज्यादा सरफेस एरिया है, क्या जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा एडजॉर्प्शन। जैसे आपके पास क्या है, एक सॉलिड का इतना टुकड़ा है और अब उसको पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, सरफेस एरिया किसका ज्यादा? पाउडर्ड फॉर्म का। तो कॉम्पैक्ट फॉर्म में, पाउडर्ड फॉर्म में ज्यादा सरफेस एरिया है तो ज्यादा एडजॉर्प्शन होगा, ठीक है। ये बड़ा टुकड़ा है आपके पास सॉलिड का और उसी टुकड़े के आपने क्या पाउडर फॉर्म में बदल लिया उसे, तो पाउडर्ड फॉर्म में क्या उसका सरफेस एरिया ज्यादा है तो ज्यादा एडजॉर्प्शन होगा, क्योंकि ज्यादा सरफेस एरिया ज्यादा एडजॉर्प्शन। जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा एडजॉर्प्शन। ये चीज आपके पास ये करना आपको यहाँ, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा एडजॉर्प्शन। केमिकल काइनेटिक में बताया मैंने आपको, लकड़ी का छोटा टुकड़ा जो है ना, सॉरी लकड़ी का इतना टुकड़ा जलाएंगे हम चूल्हे में और उसी टुकड़े के छोटे छोटे टुकड़े करके जलाएंगे। कौन से जल्दी जलाएंगे? छोटे छोटे टुकड़े, क्यों? क्योंकि उनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ज्यादा उतना ज्यादा एडजॉर्प्शन। ये है नेचर इसका सॉलिड का, नेचर एंड सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट, क्योंकि एडजॉर्बेंट का लड़का अपने सॉलिड ले रखा है। उसके बाद दूसरा है आपके पास यहाँ नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट इंपॉर्टेंट चीज है, कंपटीशन के लेवल की चीज है। एडजॉर्बेंट क्या गैस ले रहे हैं, एडजॉर्बेंट क्या था? सॉलिड। सॉलिड बता दिया मैंने कौन से अच्छे होंगे, क्यों अच्छे हो गए ये बता दिया, सरफेस एरिया बता दिया उनका। अब है नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, कौन सी गैस अच्छी एडजॉर्बेट होगी, कौन सी गैस अच्छी एडजॉर्बेट होगी, ठीक है, कौन सी गैस अच्छी एडजॉर्बेट होगी, ये है आपके पास अच्छी एडजॉर्बेट होगी कौन सी गैस। तो नेचर ऑफ एडजॉर्बेट, नेचर ऑफ एडजॉर्बेट, नेचर ऑफ एडजॉर्बेट है, और वो आपके पास नेचर ऑफ एडजॉर्बेट में कि कौन सी गैस अच्छी एडजॉर्बेट होगी। तो मैन मेड गैसेस, 11th का टॉपिक है यहाँ ये, मैन मेड गैसेस एक्ट एज ए गुड एडजॉर्बेट देन परमानेंट गैस। मैन मेड gases act as a good adsorbate then permanent gases, ठीक है। मैन मेड गैस जो है ना, अब ये मैन मेड गैस कौन सी होगी और परमानेंट गैस कौन सी होगी, ये चीज आपने 11th में पढ़ी है, लेकिन पढ़ी है तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि मैन मेड गैस कौन सी होती है और परमानेंट गैस कौन सी है। सुनिए ध्यान से। तो आपके पास पहले मैन मेड गैस लिख रहा हूं मैं कुछ, मैन मेड या होती कौन सी है वो, अमोनिया है जैसे, सल्फर डाइऑक्साइड है जैसे, या यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड लिख लो, HCl लिख लो। ये गैस अच्छी एडजॉर्बेट है, किसकी बजाय? परमानेंट गैस की बजाय। इनका नाम भी क्यों पड़ा है ये भी बता देंगे हम आपको। जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये परमानेंट गैस है, ठीक है। कैसे बताते हैं आप इनको कि ये मैनमेड है, ये परमानेंट है। मैनमेड से ये मत समझना कि वो इंसान ने बनाई है, नहीं। परमानेंट इसका मतलब ये नहीं समझना कि ना वो परमानेंट। आप क्या समझे, गैस और वेपर के बीच में आपने डिफरेंशिएट पढ़ा था 11th क्लास में। गैस और वेपर के बीच में
क्या डिफरेंशिएट रहता है गैस और वेपर के बीच में, किसे गैस और किसे वेपर कहते हैं? तो उसके लिए आपके पास था क्रिटिकल टेम्परेचर, द मिनिमम टेम्परेचर above which the gas cannot liquefy. However, high pressure we may apply. कम से कम टेम्परेचर, जिससे ऊपर वो टेम्परेचर है जिससे ऊपर, मतलब पहले तो मिनिमम टेम्परेचर आप ले लिया, कोई भी मिनिमम टेम्परेचर आपके पास, जैसे आपके पास 20 डिग्री सेल्सियस है, 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गैस लिक्विफाई नहीं होगी, चाहे कितना ही प्रेशर क्यों ना लगा दो, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने से गैस लिक्विफाइड फॉर्म में बदलेगी, गैस लिक्विड में बदल जाएगी ज्यादा प्रेशर लगाने से। लेकिन उस टेम्परेचर से ऊपर चाहे आप कितना ही प्रेशर लगा लें, वो मिनिमम टेम्परेचर है, उससे ऊपर मतलब 20 डिग्री सेल्सियस है उसके लिए, उस गैस के लिए, उससे ऊपर कितना ही लगा ले आप प्रेशर, गैस लिक्विफाई नहीं होगी। वो होता है क्रिटिकल टेम्परेचर, उसे हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर वो लिक्विफाई नहीं होगी, वेपर में नहीं बदलेगी, मतलब वो गैस रहेगा। तो क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर कोई भी गैस रहता है, और क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे वेपर होता है, क्योंकि वेपर को हम लिक्विफाइड फॉर्म में बदल सकते हैं। ये था डिफरेंशिएट। क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर गैस, क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे वेपर, ये होता है डिफरेंस, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा अच्छे से, अब भी बता दिया मैंने आपको अच्छे से। ये होता है क्रिटिकल टेम्परेचर। अब सिंपल सी बात है, बताइए मेरे को एक बार, ये सॉलिड है, यहाँ ये गैस है, ये बाहर ऐसे, क्योंकि गैस के पार्टिकल दूर दूर होते हैं, उसकी वॉल्यूम ज्यादा होती है। अब एक बात आओ, यदि गैस के पार्टिकल लिक्विड फॉर्म में नहीं बदले तो इनके वॉल्यूम कम नहीं होगी, मतलब ये नजदीक नहीं आएंगे, और इसके सरफेस के नजदीक नहीं आएंगे, तो क्या एब्जॉर्ब होंगे? दूर दूर है तो एब्जॉर्ब होंगे ही नहीं, इनका एब्जॉर्प्शन होगा ही नहीं। तो गैस को यदि गैस का एब्जॉर्प्शन होना है सॉलिड के सरफेस के ऊपर, तो उसको तो पहले लिक्विड फॉर्म में बदलना होगा, लिक्विफाइड फॉर्म में बदलना होगा उसको, तभी जाके वो किसको बदलेंगे, तभी उनका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन लिक्विफाइड फॉर्म में। तो कोई भी गैस जिसका एब्जॉर्प्शन होना है वो लिक्विफाइड फॉर्म में बदले, वो कंप्रेस हो जाए जल्दी से जल्दी, ज्यादा कंप्रेस हो जाए, वो उसकी वॉल्यूम ज्यादा होती है। जैसे इस कमरे में, पूरे कमरे में गैस है, यहाँ बीच में मैंने एक सॉलिड रख दिया, हम चाहते हैं कि सॉलिड के ऊपर सारी गैस एब्जॉर्ब हो जाए इसके सरफेस के ऊपर। कैसे होगी? जो उस गैस को कंप्रेस करेंगे, उस गैस के पार्टिकल बिल्कुल नजदीक आ जाए एक दूसरे के, क्योंकि गैस की वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा होती है, गैस के पार्टिकल अलग अलग जगह पर घूमते रहते हैं, दूर दूर होते हैं, एक दूसरे से अपार्ट होते हैं, बहुत ज्यादा डिस्टेंस होते हैं एक दूसरे से स्प्रेडली। अब हम उसे लिक्विफाइड फॉर्म में लगाएंगे, उनके ऊपर प्रेशर लगाएंगे, प्रेशर लगा के वो नजदीक आ जाएंगे सरफेस के बिल्कुल ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। और यदि वो हम प्रेशर लगाए और वो लिक्विफाइड फॉर्म में ही ना बदले तो क्या एब्जॉर्ब हो सकते हैं? नेवर। तो गैस का लिक्विफाइड फॉर्म में बदलना जरूरी है, और लिक्विफाइड फॉर्म में कब बदलेगा वो? उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे होगा तब, क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर तो लिक्विफाइड हो ही नहीं सकता, कितना ही प्रेशर लगा लो आप, द टेम्परेचर अबव व्हिच द गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, हाउएवर हाई प्रेशर वी में अप्लाई। अब जिन गैसों का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है वो तो इजीली मिनिमम टेम्परेचर है ना, कम से कम टेम्परेचर, जिससे ऊपर लिक्विफाई नहीं होगा, तो ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होना चाहिए ताकि वो लिक्विफाई हो सके। कम से कम यदि इसका क्रिटिकल टेम्परेचर हुआ तो लिक्विफाई होगा ही नहीं। तो जो गैस लिक्विफाइड फॉर्म में बदल जाएगी जल्दी से, इसका मतलब उसका क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तभी वो लिक्विफाइड फॉर्म में बदलेगी। मैं आपको एग्जांपल भी बता दूंगा। अब देखिए, हाइड्रोजन और अमोनिया का एग्जांपल ले लीजिए। हाइड्रोजन का क्रिटिकल टेम्परेचर है 33 केल्विन, और अमोनिया का है शायद 403 केल्विन, 403 या 404 केल्विन के आसपास मिलेगा, ठीक है। ये
हाइड्रोजन का क्रिटिकल टेम्परेचर 33 केल्विन और अमोनिया का 403 केल्विन। अब हाइड्रोजन को 33 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलोगे तो मेरे हिसाब से होगा -240 डिग्री सेल्सियस, और 403 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलोगे तो ये होगा मेरे हिसाब से 100 और 27 3 130, हाँ 130 डिग्री सेल्सियस, 130 डिग्री सेल्सियस। अब सुनो जरा एक बार, हाइड्रोजन को आपने लिक्विफाइड फॉर्म में बदलना है तो आपके पास क्रिटिकल टेम्परेचर इसका -240 डिग्री सेल्सियस। इससे नीचे तो लिक्विफाई हो जाएगा और उससे ऊपर लिक्विफाई नहीं होगा। क्रिटिकल टेम्परेचर मैंने क्या बोला है, वो टेम्परेचर जिससे ऊपर कोई गैस लिक्विफाई नहीं होती। तो -240 से ऊपर हाइड्रोजन लिक्विफाई नहीं होगी, इससे नीचे लिक्विफाई हो जाएगी। कितनी आराम से अच्छे से समझा रहा हूं मैं इस चीज को, बड़े ध्यान से सुने मैं जो बोल रहा हूं। -240 से ऊपर हाइड्रोजन लिक्विफाई नहीं होगा, -240 से नीचे ये लिक्विफाई हो जाएगा। लिक्विफाई हो जाएगा तो इसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, लिक्विफाई नहीं होगा तो इसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो इससे ऊपर लिक्विफाई नहीं होगा। -240 से ऊपर टेम्परेचर कौन सा होता है, -239 डिग्री सेल्सियस, -238, -237, -236, ये ना। इससे नीचे लिक्विफाई होगा, इससे नीचे कौन सा होगा, -241 डिग्री सेल्सियस। इससे कम, नीचे कम, इससे कम, -241। अब एक बार इमेजिन करो दिमाग से कि लेबोरेटरी में -241 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करना, इस एटमोस्फियर में तो होगा ही नहीं, वैसे लैब में बेशक कर लो आप, -241 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो तब हम इसे लिक्विफाई करेंगे, तब ये एब्जॉर्ब हो सकता है। अब हमारे एटमोस्फियर में क्या -241 डिग्री सेल्सियस हो सकता है टेम्परेचर, नहीं ना, -241 सोचेगा। इसलिए कभी भी लिक्विफाई नहीं होता हमारे एटमोस्फियर में, क्योंकि एटमोस्फियर में -240 नहीं हो सकता। वैसे तो हाइड्रोजन पाया भी नहीं जाता, लेकिन हो, यहाँ हो हाइड्रोजन कुछ हमारे एटमोस्फियर में, और वो लिक्विफाई फॉर्म में क्या बदल सकता है, नहीं, क्योंकि -241 हो तब जाके लिक्विफाई हो, नहीं तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, परमानेंट गैस, जो इस एटमोस्फियर में परमानेंट रहते हैं, गैस ही रहते हैं, वो लिक्विफाइड वेपर नहीं बदल सकते, वेपर में नहीं बन सकते वो। इसलिए क्या लिखते हैं उसे, परमानेंट, जो हमेशा गैस रहे, जो वेपर में ना बदले कभी भी, वो होता है परमानेंट। क्या होता है वो, परमानेंट। इसका ये मतलब नहीं कि वो नेचर में है यहां से और अनंत तक रहेंगे, इसका ये मतलब नहीं। परमानेंट गैस का मतलब वो वेपर में नहीं बदलते कभी, वो परमानेंट गैस ही रहते हैं, यहाँ परमानेंट ही रहते हैं गैस, वो था परमानेंट गैस। अब चीज समझ आई होगी आपको अच्छे से, मैंने समझा अच्छे से, फिर से इस चीज को रिवर्स करके देख ले मैं क्या क्या बोल रहा हूँ चीज। अब आ जाओ आप अमोनिया पर, 130 डिग्री सेल्सियस। अब जिस रूम में आप बैठे हैं उसका टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस, 25 है, और 130 से नीचे नीचे आप इसको लिक्विफाई कर सकते हैं। और आप बैठे हैं 25 पर, अपने कमरे में भी अमोनिया गैस है, आप तो उसे लिक्विफाइड कर सकते हैं प्रेशर लगा के। बाहर गर्मी में 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, हम आराम से उसे लिक्विफाइड फॉर्म में बदल सकते हैं, क्योंकि 130 से नीचे नीचे हम उसे लिक्विफाइड कर सकते हैं, 130 से ऊपर नहीं कर सकते। 131 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर हो गया तो हम उसे लिक्विफाइड फॉर्म में नहीं बदल सकते, तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा उसका। और 130 से नीचे नीचे इसे लिक्विफाइड फॉर्म में बदल सकते हैं, इसका एब्जॉर्प्शन हो सकता है। तो हम इसे क्या कहते हैं, मैन मेड गैस। हम इसे खुद से क्या कर सकते हैं, लिक्विफाइड कर सकते हैं, क्योंकि 130 से नीचे वेपर में बदल सकता है, लिक्विफाइड फॉर्म में जा सकता है, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो इसलिए क्या कहते हैं इसे, मैन मेड गैस। मैन मेड गैस कि इंसान उसे गैस जो है ना, वो वेपर, वेपर से गैस में कन्वर्ट कर सकता है, क्योंकि इसका 130 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, क्रिटिकल टेम्परेचर है। 130 से नीचे ये वेपर होगा, 130 से ऊपर ये गैस होगा। ये था आपके पास। तो मैन मेड गैस अमोनिया SO2, जैसे अमोनिया का 403 है केल्विन क्रिटिकल, इसका है 505 है समथिंग, CO2 का 304 केल्विन है, ये क्रिटिकल टेम्परेचर। हाइड्रोजन का 33 है, नाइट्रोजन का कुछ होगा 50-60, ऑक्सीजन का भी इतना ही होगा। तो ये परमानेंट गैस, मैन मेड गैस अच्छी एड्जॉर्बेट होती हैं परमानेंट से। क्यों, मैंने अच्छे से समझाया आपको, ये 11th का टॉपिक था। 11th में भी इससे रिलेटेड एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी थे, और ये बोर्ड किसका कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है, कंपटीशन लेवल का।
जो कि जेईई में और नीट में आपको मिल सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। ये था आपके पास, ये 2 ही फैक्टर करवाए मैंने आज, कल उसके बाद में आगे फैक्टर होंगे, इतना काम करना आपको।